अंग्रेज कलेक्टर ने भारत में सोने के पहाड़ों की कहानियां सुनी थी। उन पहाड़ों को ढूंढना वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। जिसके बाद कलेक्टर इलाके के जमींदार को अपने घर बुलाता है और उन कहानियों के बारे में पूछता है। जमींदार बताता है कि वो सब सिर्फ कहानियां हैं जिसका हकीकत से कोई नाता नहीं है। कहानियों पर विश्वास करके अब तक कई लोग सोने का पहाड़ ढूंढने गए हैं, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया, क्योंकि वहां नागा कबीले के लोग रहते हैं। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। मैं भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कलेक्टर के ऊपर जमींदार की बातों का कोई असर नहीं होता और अब वो कुछ ऐसे लोगों की तलाश में लग जाता है जो सोना ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम वेबपुर गांव के गरीब मजदूरों को देखते हैं जिनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं थे। सुबह होते ही गांव के सभी लोग जमींदार के खेत में मजदूरी करने के लिए जाने लगते हैं, सिवाय थांगलन के। थांगलन इस गांव में इकलौता ऐसा आदमी है जिसके पास अपनी जमीन है। बाकी के सभी गांव वालों ने जमींदार से कर्ज लिया था और कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, तो जमींदार ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था और अब गांव के सभी लोग अपने ही खेतों में मालिक नहीं, नौकर बनकर काम करते थे। दिन भर वो लोग फसल काटते हैं और शाम होते ही फसल लाकर खलिहान में रख देते हैं। थांगलन भी अपनी फैमिली के साथ अपनी फसल लाकर खलिहान में रख देता है। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, 3 बेटियां और एक बेटा अशोकन है। रात में फसल की रखवाली करने के लिए वो लोग खलिहान में सोने की तैयारी करते हैं। तभी थांगलन की बेटियां जिद करने लगती हैं कि पापा आप हमें कोई कहानी सुना दीजिए। जिसके बाद थांगलन एक बार फिर से उन्हें सोने के पहाड़ और नदियों की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि यहाँ से बहुत दूर हाथी की तरह दिखने वाला एक पहाड़ है, उसके पीछे एक नदी बहती है जिसकी रेत में सोने के टुकड़े मिलते हैं। इसी के साथ हम थांगलन के परदादा कडायन को देखते हैं। वो अपने कबीले वालों के साथ नदी की रेत में सोना ढूंढ रहा था और उसे सोने के 2 छोटे छोटे टुकड़े मिल भी जाते हैं। तभी राजा के सिपाही आकर उन्हें घेर लेते हैं और इन्हें बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कडायन एक वीर योद्धा की तरह उनका मुकाबला करता है और एक एक करके उनकी लाशें बिछा देता है। उनके खून से नदी का पानी लाल हो जाता है। फिर कडायन राजा के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिसे जरूरत है उसे खुद ही सोना ढूंढना पड़ेगा। अगर हम किसी और के लिए ढूंढेंगे तो सोना नहीं मिलेगा। लेकिन राजा अपने घमंड में उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने सिपाहियों को नदी में घुसकर सोना निकालने का आदेश देता है। सारे सिपाही काफी देर तक प्रयास करते हैं, लेकिन सिवाय रेत के उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। राजा के साथ एक ब्राह्मण लड़का भी था। वो एक मोर का पीछा करता है। तभी थोड़ी दूर पर उसे चमकता हुआ एक सोने का पहाड़ दिखाई देता है। वो तुरंत राजा को बुलाता है और उसे भी सोने का पहाड़ दिखाता है। फिर राजा अपनी पूरी सेना लेकर पहाड़ के पास जाता है, लेकिन जैसे ही राजा के सिपाही सोने का पत्थर उठाने के लिए जाते हैं, जहरीले सांपों का एक झुंड उनके ऊपर हमला कर देता है। एक सांप राजा को भी काटने वाला था, लेकिन कडायन उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से सांप के 2 टुकड़े कर देता है। फिर राजा को बताता है कि एक मायावी औरत आरती इस पूरे जमीन की रखवाली करती है। वो तुम्हें अपना सोना लेकर जाने नहीं देगी, लेकिन अगर तुम मेरी जमीन वापस कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आरती को मार सकता हूँ। राजा मान जाता है, जिसके बाद कडायन अपने कबीले के कुछ योद्धाओं को साथ लेकर आगे बढ़ता है। तभी आरती और उसके साथ नागा कबीले के लोग इनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। वो सब कई सदियों से सोने की रखवाली कर रहे थे। लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन कडायन इस लड़ाई को जीत जाता है। नागा कबीले के लोगों को मारकर वो आरती को बंदी बना लेता है। राजा उसकी बहादुरी देखकर प्रसन्न हो जाता है और उसे अपनी सेना का प्रमुख घोषित कर देता है। फिर राजा सोने के पहाड़ पर जाता है और कुछ टुकड़ों को उठाकर देखने लगता है, तो पता चलता है कि वो कोई सोना नहीं, मिट्टी है जिसके ऊपर सिर्फ सोने का रंग चढ़ा हुआ है। राजा यह देखकर क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि यह सब कुछ सिर्फ आरती का छलावा है, और वहां से जाने लगता है। तभी ब्राह्मण लड़का उसके पास आता है। पहाड़ के पास गौतम बुद्ध की एक मूर्ति थी। वो लड़का राजा से कहता है कि हमारी सारी परेशानियों की जड़ यह मूर्ति ही है, इसी की वजह से हमें सोना नहीं मिल रहा है, इसे तोड़ दो। राजा अपने सिपाहियों को मूर्ति तोड़ने का आदेश देता है और जैसे ही वो लोग मूर्ति का सर तोड़ते हैं, आरती खड़ी होकर चीखने लगती है और एक बार फिर से वो कडायन पर हमला करती है। लेकिन इस बार कडायन अपनी तलवार से उसका पेट चीर देता है। आरती के खून की धारा जमीन पर जितनी दूर तक फैलती है, उतनी दूर के सारे रेत और कंकड़ सोने में बदल जाते हैं। इधर इतनी कहानी सुनने के बाद थांगलन की बेटियां सो जाती हैं। तभी चुपके से जमींदार के लोग वहां आते हैं और थांगलन की फसलों में आग लगा देते हैं। सारा अनाज जलकर राख हो जाता है। अगली सुबह लगान लेने के लिए जमींदार अपने मुंशी के साथ वहां आता है, लेकिन
थांगलन के पास अब कुछ भी नहीं था, जिसके बाद जमींदार थांगलन की सारी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और फैसला सुनाता है कि जब तक थांगलन यह कर्ज चुका नहीं देता तब तक उसकी जमीन मेरे पास रहेगी। थांगलन और उसके परिवार को मेरे लिए खेतों में काम करना पड़ेगा। थांगलन इस फैसले का विरोध करता है, तब जमींदार के गुंडे उसकी जमकर पिटाई भी करते हैं और बेचारा थांगलन कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन उसे भी औरों की तरह अपने ही खेत में मजदूर बनकर जाना ही पड़ता है। लेकिन आज पूरे गांव वालों की किस्मत बदलने वाली थी। गांव में एंट्री होती है कलेक्टर की। दरअसल कलेक्टर को पता चल गया था कि इसी कबीले के लोगों ने पिछली बार सोने के पहाड़ों को खोजा था। वो पूरे गांव को इकट्ठा करवाता है और सोने का पहाड़ खोजने में मदद करने के लिए कहता है, और जो भी मदद करेगा कलेक्टर उसे रोज की मजदूरी देगा, चाहे सोना मिले या ना मिले। और मिलने पर वो इनाम में सोना देने का वादा भी करता है। लेकिन गांव वाले नागा कबीले के लोगों से डरते थे, इसलिए वो मना कर देते हैं। रात में थांगलन उन्हें मोटिवेट करता है कि ऐसे भी हमारी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही है, पूरी जिंदगी हम सिर्फ मजदूरी करते आए हैं, तो एक बार ये भी रिस्क ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन थांगलन, उसका बेटा अशोकन और गांव के कुछ लोग कलेक्टर के साथ उसका बेटा, एक अंग्रेज ऑफिसर विलियम और एक इंडियन मुंशी, वो सब लोग कलेक्टर के लिए सोना ढूंढने निकल पड़ते हैं। कलेक्टर के पास एक नक्शा था और वो सब उसी नक्शे की मदद से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। नदी पार करने के लिए सब लोग पानी में उतर जाते हैं और जैसे ही बीच नदी में पहुंचते हैं, थांगलन को पानी के अंदर आरती की परछाई दिखाई देती है और डर के मारे थांगलन के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो पानी में डूबने लगता है। गांव का एक आदमी उसे बचा लेता है, लेकिन अब थांगलन के पैर में चोट लग जाती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर थांगलन को हाथी की तरह दिखने वाला वही पहाड़ दिखाई देता है और वो अपनी भाषा में कलेक्टर को उस पहाड़ के बारे में बताता है। लेकिन कलेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो थांगलन को खामोश रहने के लिए कहता है। आगे बढ़ते हुए वो लोग कई दिनों तक कई जगहों पर खुदाई करते रहते हैं, लेकिन सिवाय मिट्टी के उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो लोग एक कुएं के पास पहुंचते हैं जो कि आसमान की बिजली गिरने से बना था। वो लोग कुएं के पानी में भी चेक करते हैं। उन्हें सोना तो नहीं मिलता, लेकिन बुद्ध की मूर्ति का वही सर मिल जाता है जिसे थांगलन की कहानियों में राजा के सैनिकों ने तोड़ दिया था। थांगलन फिर से कलेक्टर को समझाता है कि सोना हमें उस पहाड़ के पास ही मिलेगा। कलेक्टर इस बार उसकी बात मान जाता है और सब लोग पहाड़ के पास जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही आरती का छलावा शुरू हो जाता है। वहां रेतीला तूफान आ जाता है और तूफान के बीच में ही एक ब्लैक पैंथर भी उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन थांगलन उस पैंथर को मार देता है और तूफान का सामना करते हुए आखिरकार वो लोग पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और अशोकन को जमीन के अंदर धंसी हुई बुद्ध की मूर्ति मिल जाती है। वो लोग खुदाई करके मूर्ति को बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी वही मायावी औरत आरती नागा कबीले वालों के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर देती है। थांगलन और उसके साथी भी डट कर उनका सामना करते हैं। इस लड़ाई के बीच में हमें कई और लड़ाइयों की झलकियां भी दिखाई देती हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस लड़ाई की बात करते हैं। तो इस लड़ाई में थांगलन आरती को गोली मार देता है, जिसके बाद नागा कबीले के लोग आरती को लेकर वहां से भाग जाते हैं। आरती का सारा माया जाल एक ही झटके में साफ हो जाता है, जिसके बाद बुद्ध की प्रतिमा के पैरों में इन्हें सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता है। वो लोग जैसे ही सोना निकालते हैं, तभी कलेक्टर के बेटे के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। सोना मिलने की खुशी के साथ साथ कलेक्टर को बेटे की मौत का दुख भी होता है, लेकिन वो थांगलन को मुद्राएं और अपने बेटे के कपड़े देकर और मजदूर लाने के लिए कहता है, ताकि वो इस जगह की खुदाई कर सके, और खुद इस जगह पर रुककर खुदाई की तैयारी करने लगता है। इधर थांगलन कलेक्टर के बेटे का कपड़ा पहनकर गांव में वापस आता है। वो जमींदार को मुद्राएं देकर अपने खेत वापस ले लेता है। रात में वो गांव की सभी औरतों को ब्लाउज गिफ्ट करता है, जिससे कि सारी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं। फिर थांगलन उन्हें अपने सफर के बारे में बताता है कि किस तरह से उन लोगों ने सोने को ढूंढा और अब वहां काम करने के लिए और ज्यादा मजदूरों की जरूरत है। कलेक्टर ने मजदूरों की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। वो मुझे बहुत मानता है, मेरी बहुत तारीफ करता है। वहां चलकर रोज काम करोगे और शाम को तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। वो पूरे गांव को अपने साथ लेकर सोने की पहाड़ी पर पहुंच जाता है, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल चुका था। कलेक्टर वहां नहीं था, तो उसका मुंशी और सिपाही सब लोग थांगलन और गांव वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं।
क्योंकि वो सब निचली जाति के थे। गांव का एक आदमी थांगलन को बताता है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो सिपाहियों ने पास के गांव में जाकर पूरे नागा कबीले को मार डाला और आरती की आत्मा ने अशोकन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। थांगलन और उसका परिवार भागकर अशोकन के पास जाते हैं, लेकिन मुंशी और सिपाही अब अशोकन को श्रापित मान रहे थे, इसलिए वो थांगलन को उसके बेटे से अलग करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। तभी कलेक्टर भी वापस आ जाता है और अपने मुंशी को बहुत डांटता है कि तुम थांगलन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। वो पूरे गांव वालों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करने को कहता है। रात में थांगलन अपनी झोपड़ी में होता है, तभी अशोकन के शरीर में मौजूद आरती की आत्मा उसे वार्निंग देती है और वापस लौट जाने को कहती है, लेकिन थांगलन उसे डांट कर चुप रहने के लिए बोल देता है। अगले दिन गांव के सभी मजदूर अपने काम पर लग जाते हैं। वो पहाड़ के पत्थर को तोड़कर एक जगह पर इकट्ठा करते थे, फिर कुछ लोग उन पत्थरों को पीस कर रेत के जैसा बना लेते थे, फिर पानी में डालकर उसे छानते थे। कई दिनों तक यही प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन सिवाय कुछ चांदी और तांबे के उन्हें सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता। उधर थांगलन को बार बार आरती की झलकियां दिखाई देती हैं और वो बार बार थांगलन को वापस लौट जाने के लिए कहती है, लेकिन थांगलन सोने की लालच में पागल हो चुका था। वो हर हाल में सोना ढूंढना चाहता था ताकि उसकी मदद से वो अपने गांव वालों के लिए भलाई का काम कर सके। और एक दिन जब सब लोग पत्थर तोड़ रहे थे, तभी सांपों का झुंड उनके ऊपर हमला कर देता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एक सांप थांगलन की बेटी को भी काट लेता है। उसके साथ साथ गांव के कई लोगों की भी मौत हो जाती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सोने के लिए उन्हें अभी और कितना बलिदान देना पड़ेगा। महीनों बीत जाते हैं, उनका खाना पानी सब खत्म होने वाला होता है। सभी मजदूरों की हिम्मत टूट जाती है। आरती के माया जाल से उनके घर भी जल जाते हैं। फिर आरती भी थांगलन के सामने आती है और इस बार वो थांगलन को आरन कहकर बुलाती है और उससे कहती है कि तुम इस सोने की लालच छोड़ दो, नहीं तो एक बार फिर से तुम्हारा पूरा कबीला मारा जाएगा। आरती की बातों से अंदाजा हो जाता है कि थांगलन के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। खैर, इस बार भी थांगलन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने लोगों को माइनिंग करने के लिए कहता है, लेकिन भूख से उन सब की हालत खराब हो चुकी थी। तभी ना जाने कहां से वहां एक भैंस आ जाती है। गांव वालों के साथ मिलकर थांगलन उस भैंस का वध कर देता है और सब लोग उसे पकाकर खा जाते हैं और पूरी ताकत के साथ खुदाई करने में लग जाते हैं। तभी पत्थर का एक टुकड़ा खिसकने से थांगलन और कलेक्टर दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। यह देखकर थांगलन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसने सपने में जो भी देखा था, कहानियों में जो भी सुना था कि चोल साम्राज्य के राजाओं ने भी यहाँ से सोना निकाला था, वो सब सच था, क्योंकि वहाँ इंसानों के कंकाल भी पड़े हुए थे। गांव वाले सोना पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। गांव का एक आदमी खदान से सोना निकाल कर बाहर आता है, तब कलेक्टर का मुंशी उसे सोना जमा करने के लिए कहता है, लेकिन आदमी कहता है कि ये तो मेरे हिस्से का सोना है। कलेक्टर ने खुद ही हमें सोना मिलने पर इनाम देने के लिए कहा था और वो सोना लेकर जाने लगता है। तभी लालची कलेक्टर उस आदमी को गोली मार देता है और अपने वादे से मुकर जाता है। वो कहता है कि इस माइन से मिलने वाले एक एक ग्राम सोने पर मेरा हक है। गांव वाले कलेक्टर का विरोध करने लगते हैं, लेकिन तभी थांगलन देखता है कि जिस सोने के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं वो तो मिट्टी है जिसके ऊपर सोने का रंग लगा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ और करते, नागा कबीले के बचे हुए लोगों के साथ आरती वहां आ जाती है और एक बार फिर से इनके ऊपर हमला कर देती है। उनके बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बीच में ही आरती थांगलन को उसके पिछले जन्मों की सारी यादें दिखाती है। पता चलता है कि थांगलन जिसे सपना समझ रहा था वो असल में उसके पिछले जन्मों की झलकियां थी और आरती उसके सबसे पहले जन्म में उसकी साथी थी। कई जन्मों पहले वो दोनों एक ही कबीले से थे और थांगलन का असली नाम था आरन। कबीले के मुखिया ने आरती और आरन को सोने की रखवाली करने का काम दिया था और एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि एक राजा सोने की लालच में यहाँ आ रहा है। तब आरन सोने की रखवाली करने के लिए आरती को पहाड़ के पास ही छोड़ देता है और कुछ लोगों को साथ लेकर राजा की सेना से लड़ने के लिए चला जाता है। वो काफी बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन हार जाता है। राजा के सैनिक उसे मार देते हैं, लेकिन आरन और आरती दोनों अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त नहीं होते, जिसके बाद से हर जन्म में आरती उस सोने की रक्षा करती है और आरन हर जन्म में अपने सपनों का पीछा करते हुए सोने के पहाड़ के पास आता था
और हर जन्म में वो आरती को मारकर सोना ढूंढता था और हर जन्म में उसे धोखा देकर कोई और उससे उसका सोना छीन लिया करता था। थांगलन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोने के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ जाता है। आरती से माफी मांगता है, लेकिन तभी कलेक्टर अपने चाकू से आरती का पेट चीर देता है। बदले में थांगलन भी कलेक्टर को मार देता है। इसके बाद वो मरती हुई आरती से कहता है कि उस युद्ध में हारने के बाद हम नीचे गिरा दिए गए, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया, निचली जाति का बनाकर हमारे ऊपर सालों तक अत्याचार किया गया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। अपने कबीले वालों की भलाई के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए और इस सोने की रक्षा करने के लिए हमें सोने की जरूरत पड़ेगी। आरती भी समझ जाती है कि बदलते दौर में सोने की रक्षा करना मुश्किल होता जाएगा और आखिरकार वो अपना माया जाल हटा देती है और थांगलन को अपने कबीले की भलाई के लिए सोने का यूज करने की परमिशन दे देती है। जिसके बाद थांगलन सुरंग के रास्ते खदान में जाता है और वहां एक विशालकाय सोने का पहाड़ होता है जिसकी चमक चारों तरफ फैली हुई थी। थांगलन सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर बाहर आता है। गांव वाले उस टुकड़े को देखकर बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से थांगलन और उसके कबीले के लोग उस गोल्ड माइन पर कब्जा करके लालची लोगों से उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपके लिए इस फिल्म का बेस्ट पार्ट कौन सा था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।